कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में, जहां आजकल आपका क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं और होपफुली आप लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही होंगी। थोड़ा सा विलंब आजकल देखो, सैटरडे संडे मेरा भी ऑफ रहता है, वीकेंड है तो थोड़ा विलंब हो जाता है क्योंकि और काम वगैरह भी होते हैं। फिर जब छुट्टी रहती है तो आदमी आलसी हो ही जाता है, वरना क्या है कि और दिन तो जो क्लास का टाइमिंग आपके 11 बजे है तो मॉर्निंग पे उठना है, टाइम से पता ही है, टॉपिक पढ़ाना है, क्लास तैयार करनी है, वो तो करना ही करना है। तो इसी वजह से सैटरडे को थोड़ा सा आपका क्या हो जाती है, चीज़ें लेट हो जाती है सैटरडे और संडे को। लेकिन आपको क्लास पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। देखिए डे 23 हमारे क्रैश कोर्स का आज है और मैं थोड़ा सा आप लोगों से हमेशा की तरह ही कहूँगा, आपके अंदर का धैर्य हमेशा मतलब क्या रहना चाहिए, जागा होना चाहिए। ये नहीं कि यार हम धैर्य खो जाएं और इतनी अच्छे तरीके से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो सडनली हम लोग पीछे हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे क्या कह रहा, देखना आपको जो टेंशन हो रही होगी क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, कई लोग ये सोच रहे होंगे यार उत्तराखंड के क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे सर। बच्चों उत्तराखंड कितना पढ़ लो, नहीं होगा सिलेक्शन, जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उत्तराखंड के ही भरोसे सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, और अगर आपने पहले उत्तराखंड पढ़ी हुई है तब तो आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले उत्तराखंड नहीं पढ़ी है तो सिर्फ क्रैश कोर्स से उत्तराखंड पढ़ के भी नहीं होगा, मैं आपसे पहले कह रहा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक टाइमिंग, एक मतलब एक टाइम ड्यूरेशन देता हूँ, टाइम देता हूँ कि आप लोग जिला सीरीज है, प्लेलिस्ट पे इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है, उत्तराखंड हिस्ट्री है, परीक्षावाणी है, इस पोर्शन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तब तो आपका उत्तराखंड क्रैश कोर्स का पढ़ने में फायदा हुआ। वरना क्या है कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ क्रैश कोर्स से उत्तराखंड तैयार करोगे तो नहीं हो पाएगा। सच है बट कड़वा जरूर होगा, ठीक है, यानी कड़वा है लेकिन सच जरूर है। अब देखिए यहां पर एक चीज और आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका जो ये क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी 4 क्लासेस मान के चलिए, मतलब जो पॉलिटी वाला पोर्शन है आपका क्रैश कोर्स में एनसीईआरटी के बाद 4 क्लासेस में आपका पॉलिटी का पोर्शन लगभग एंड हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ी है पॉलिटी वगैरह, प्लेलिस्ट में मैंने एनसीईआरटी आधारित भी शायद कराई होगी, थोड़ा ढंग से भी कराया था इतना, और ये क्रैश कोर्स की पॉलिटी एंड हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 क्लासेस बाद पॉलिटी खत्म हो जाएगी, यानी 23 और 27वीं क्लास में लगभग एंड हो जाएगी, ठीक है। इकोनॉमी आपकी एनसीईआरटी की खत्म हो चुकी है। जैसे ही ये खत्म होगी 2 चीजें पैरेलल चलाएंगी, एक भूगोल चलाएंगे, एक हिस्ट्री चलाएंगे। हिस्ट्री में भी स्पेशली ओल्ड एनसीईआरटी नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, ये 2 पोर्शन हम लोग साथ चलाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को हम फिलहाल थोड़ा सा स्टॉप करेंगे क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बहुत बार पढ़ाई है आपको, एनसीईआरटी पहले भी पढ़ा रखी है, सेकंड चैनल स्टडी विथ योगेश 2.0 पे भी मैंने इसके फैक्ट कराए हुए हैं। तो ये जो पोर्शन है ये 50-52 क्लासेस तक हमारा एंड हो जाएगा। जब मेजर सेक्शन जीएस वाला कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, बचता क्या है फिर। तो मान के चलिए अगर आप 35-40 क्लासेस लगातार उत्तराखंड भी पढ़ोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो थोड़ा सा धैर्य की परीक्षा यहाँ पर आपकी होगी, तो ज्यादा तनावग्रस्त होकर टेंशन में रह के पढ़ना कैसे होगा, नहीं होता, ऐसा नहीं होता बाबू, सब होता है। एग्जाम निकालेगा तू, ठीक है, भरोसा रख अपने आप पे, तू एग्जाम निकाल लेगा इस बार। देख अगला क्वेश्चन है रसखान। रसखान भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। रसखान कभी कभी क्या पूछता है ना, इनमें से किसका मूल नाम, इनमें से किसका मूल नाम सैयद इब्राहिम है। तो रसखान का ही मूल नाम क्या है बच्चों, सैयद इब्राहिम है, ठीक है। इनका मूल नाम क्या है, सैयद इब्राहिम इनका क्या है, मूल नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये एनसीईआरटी के फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है कभी कभी, ये रसखान जो थे ये बेसिकली अपने आप में कृष्ण भक्ति से संबंधित है, यानी इनकी जो रचनाएं हैं वो कृष्ण भक्ति के ओरिएंटेड अपने आप में रहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा ली है, यानी अपनी जो दीक्षा ली है इन्होंने, यानी अपनी जो शिक्षा ली है ये लिए गोस्वामी विट्ठलनाथ से। किससे, गोस्वामी विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ, ठीक है। गोस्वामी विट्ठलनाथ से इन्होंने अपनी क्या ली बच्चों, दीक्षा ली है। और इनकी प्रमुख कृतियां जो हैं, प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने की हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सब के सब आपकी एनसीईआरटी है बाबू। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। एक तो सुजान रसखान है इनकी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्रेम वाटिका है, ठीक। रसखान व प्रेम वाटिका ये बहुत फेमस है इनकी, प्रेम वाटिका। अब एक बच्चा कहता है सर जो सिलेबस में दिया है वही टॉपिक पढ़ के जाए, साहित्य वाला, हाँ वही पढ़ के जाना है, ठीक है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो फिर वही दिमाग में आने लग गया उसके कि सर गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो रही, क्या पढ़ा रहे हो। मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में दिया है, टॉपिक कौन से, साहित्य वाले। तब जाके थोड़ा सा उसकी आत्मा को शांति मिली, वरना
बेहोश भी होता, आत्मा परमात्मा के पास भी जाती, लेकिन जाते जाते हाथ खींच के फिर से मैंने उसको जगा दिया। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला देखना, बेसिकली इनकी जो रचनाओं का संग्रह है वो रसखान रचनावली में है। ठीक है, तो लिखो इनकी रचनाओं का संग्रह, इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली, रसखान रचनावली में है। ठीक है, रसखान रचनावली में इनकी रचनाओं का संग्रह है और मूलतः ये ब्रज भाषा में लिखते थे। ठीक है, सामान्यतः इनका जो प्रयोग किया गया है ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग है इनकी रचनाओं में, ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग। अब आप कहोगे सर इतना ही है क्या रसखान? मैंने कभी नहीं कहा कि बच्चों इतना ही है। यह आपका एनसीईआरटी 9th के लेवल में है, एनसीईआरटी 9th की क्लास में जो साहित्य वाला पोर्शन है, तो उसमें रसखान के बारे में इतना ही दिया है। अब 10th में अलग दिया होगा, 11th में अलग दिया होगा, 12th में अलग दिया होगा, वो देखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपका एक और टॉपिक का नाम दिया है जो एनसीईआरटी ने दिया है, वो दिया है बच्चों राजेश जोशी के बारे में। अब आप कहोगे सर ये राजेश जोशी कौन है? मैंने भी कहा कि राजेश जोशी आप वो मत समझना कोई लोकल के आदमी आपके गांव के होंगे, ये राजेश जोशी मध्य प्रदेश से जन्मे हैं। ठीक है, राजेश जोशी, इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ है, यानी एमपी से संबंधित है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वही आपको ध्यान में रखनी है। एक लिखो, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, एक इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। ठीक है, मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का, जो इंपोर्टेंट बताऊंगा वो इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, अगला ये इंपोर्टेंट है, नेपथ्य में हंसी। ठीक है, क्या लिखोगे? नेपथ्य में हंसी, ये इंपोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दो पंक्तियों के बीच, एक रचना और है इनकी, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, ये भी बच्चों इनकी क्या है? रचना है। ये भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो इसमें नेपथ्य में हंसी इसकी क्या है? इंपोर्टेंट रचना है इनकी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है सूरदास। सूरदास के बारे में भी 9th के एनसीईआरटी में जो दिया होगा 9th 10th 9th के लेवल में, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सूरदास जो थे बच्चों ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनको अष्टछाप के कवि में सबसे महत्वपूर्ण थे। 8 शिष्य थे मेन वल्लभाचार्य के, उनको अष्टछाप के कवि कहते थे। तो इसमें अष्टछाप का जहाज इनको बोला जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो लिखो वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य के शिष्य, जो पूछेगा वो लिख देते हैं। ठीक है, यानी इनके गुरु का नाम पूछेगा। दूसरा, अष्टछाप के सबसे महत्वपूर्ण थे, तो अष्टछाप का जहाज बोला जाता है। ठीक है, अष्टछाप का जहाज किसको बोला जाता है अगर पूछेगा तो सूरदास को बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है, सूरसागर, साहित्य लहरी, नाम से ही लग रहा है, देखो रचनाएं लिखो, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी, और इसके अलावा जो एनसीईआरटी में दिया है वो सूर सारावली। ठीक है, क्या दिए हैं? सूर सारावली, ये प्रमुख रचनाएं दी हैं। और सूरदास के बारे में हमेशा एक चीज आप लोग याद रखना, ये वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य मतलब प्रेम, यानी माता और बच्चे का प्रेम, वात्सल्य जो प्रेम होता है, और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि हैं। देखो, वात्सल्य व श्रृंगार के प्रमुख कवि अपने आप में क्या माने जाते हैं? सूरदास जी को माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्हीं के पैरेलल एक और हुआ करते थे, उनका नाम था तुलसीदास, जो कि राम भक्ति के लिए अपने आप में क्या किए जाते हैं? जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो अगला 9th में दिया है तुलसीदास, और आपके सिलेबस पर भी दिया है। ठीक है, अब ये मत समझ जाना कि ये तुलसीदास सूरदास खत्म हो चुका है, इतना ही होगा, इतना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। आप चलते रहिए, हिम्मत रखिए, मतलब अपने आप की जो अपना जो पोटेंशियल है उसको जागृत रखिए। ठीक है, राम भक्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं और प्रमुख रचना इनकी जो है रामचरितमानस। रामचरितमानस अब किस भाषा में लिखी गई है तो खुद ही ढूंढ लोगे ना। तो इसके अलावा कवितावली, इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये बहुत फेमस है। ठीक है, विनय पत्रिका,
इंपोर्टेंट कर देना है विनय पत्रिका को। तो ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये जो मतलब राम भक्ति से संबंधित है, तुलसीदास, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, देहावली, कृष्णा गीतावली और विनय पत्रिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। मान के चलिए हिंदी के पोर्शन में 2 क्वेश्चन आपके साहित्य के पोर्शन से आते हैं, और साहित्य वही आएगा जो सिलेबस में दिया है। और एक और चीज याद रखना, कभी ऐसा नाम आ जाता है आपके साहित्य में किसकी रचना है, 3 ऑप्शन ऐसे दे दे जो आपके सिलेबस में नहीं है, चौथा ऑप्शन ऐसा दे आपके सिलेबस का टॉपिक है, तो अपने सिलेबस की ओर जाना, तुक्का मानना होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपने लिखना है जयशंकर प्रसाद के बारे में, जो दिया है आपके 9th लेवल में। ठीक है, 9th 10th के लेवल पे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। देखो, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1889 में वाराणसी में हुआ था। ये पूछेगा नहीं, ठीक है, ये खाली मैं ऐसे लिखा रहा हूँ। इनके प्रमुख काव्य रचनाएं लिखो। अब फालतू का क्यों पढ़ना है, मतलब इनके बारे में। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं लिख लें आप लोग। एक लिखो चित्रधारा, कानन कुसुम, चित्रधारा, कानन कुसुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। झरना, आंसू, आंसू तो बहुत फेमस है, ठीक है, झरना और आंसू। इसके अलावा लहर और कामायनी, लहर और कामायनी बहुत फेमस है इनकी रचना। कामायनी इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। इसी कामायनी के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसको लिखो, इनको लिखो, कामायनी हेतु इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको मिला था। ठीक है, पारितोषिक, तीसिक हो गया, पारितोषिक से इनको सम्मानित किया गया था। अब देखना, जयशंकर प्रसाद से संबंधित अगर क्वेश्चन ये पूछता है, इनमें से एक तो तरीका ये होता है कि ये किसकी रचना है, मतलब ये कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये या चित्रधारा किसकी है, इस तरह कुछ कानन कुसुम किसकी है, झरना किसकी है, आंसू। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। एक काव्य का दे देगा, दूसरी कहानी या उपन्यास का दे देगा। तो हम ये भी देख लेते हैं इनके नाटक और कहानी और उपन्यास क्या है। देखो, इन्होंने कुछ प्रमुख नाटकों की भी रचना की है। इनके नाटक प्रमुख जो हैं, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये इनकी बच्चों प्रमुख क्या हैं, अपने आप में नाटक हैं। नाटक के अलावा इन्होंने कई अपने आप में उपन्यास की भी रचनाएं की। तो इनके जो उपन्यास हैं वो 3-4 उपन्यास बहुत फेमस है, कंकाल, तितली और इरावती। ठीक है, कंकाल, तितली और इरावती। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ये इनके प्रमुख क्या हैं, उपन्यास हैं। और लास्ट में इनके एक आध कहानी संग्रह भी आपको पता होनी चाहिए, कहानी। ठीक है, तो कहानी होंगी कि एक आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इंद्रजाल, ये इनके बच्चों के हैं प्रमुख अपने आप में कहानी संग्रह है। तो देखो, 2 तरीके से क्वेश्चन, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, स्कंदगुप्त किसकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी किसने लिखी, तितली किसकी है, कंकाल किसकी है। अगर टफ पेपर बनाना होगा तो टफ पेपर में ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा काव्य है इनका, कौन सा इनका नाटक है, कौन सा इनका उपन्यास और कौन सी इनकी कहानी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद इसीलिए मैंने कराया क्योंकि ये सिलेबस में भी दिया है और एनसीईआरटी में भी दिया है। तो चीजें ऐसे ही बढ़ेंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगी, और आपका चयन भी यही चीजें कराएंगी। हिम्मत रखो, बस कहना है कि मैं लड़ूंगा, तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है। हार नहीं मानूंगा, मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा। खुद से भी कहिए, दूसरों से भी कहिए, हजारों लोगों से कहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दुनिया आप पे आज हंस सकती है, लेकिन आपकी सफलता पे आपने अपने सफल होकर ऐसा करना, उनको रुलाना है। यानी आज आपके स्ट्रगल को देख के जो हंसता है, आज जिसको ये लगता है कि नहीं किसी काम का नहीं, करने दो, कहाँ सरकारी नौकरी लगती, कहने दो, आप अपनी मेहनत के बलबूते उनको जवाब दोगे। ठीक है, कीचड़ में पत्थर नहीं मारना है बच्चों, छींटे अपने पे आएंगे। आप अपने साइलेंट किलर की तरह, यानी ऐसे जवाब दो इनको कि इनको हवा न लगे, मतलब टाई टाई फिस फिस कहते हैं ना एक शब्द, वही होना चाहिए। आप इतनी मेहनत करके अपना जवाब दोगे इनको। ठीक है, इसके अलावा हम जब इसमें जाएंगे तो इससे आगे हम जाएंगे जीएस वाले सेक्शन में। ठीक है, एनसीईआरटी का जो हमारा पोर्शन चलेगा, जीएस का चलेगा आज। और ये जीएस का जो एनसीईआरटी हम पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी 2-3-4 क्लास मान के चलिए, 3-4 क्लास का पॉलिटी एंड हो जाएगी, एनसीईआरटी की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। फिर क्या बचती है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, 20-22 क्लास, उसको और एक्सटेंड करके 55 क्लास के आसपास तक दोनों को समेट देंगे। फिर कितने बचते हैं हमारे पास, लगभग 30 और 35 क्लास। फिर क्या पढ़ना है, उत्तराखंड तो पढ़ना है, इसके साथ साथ तब तक कंप्यूटर भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जीएस देखिए,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना लिखो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना लिखो 1993 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, कई बच्चे इसको कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। और इस पे संशोधन हुआ है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन एक्ट 2019 में। लिखो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन एक्ट, संरक्षण संशोधन यानी अमेंडमेंट हो रखा है। ठीक है, एक्ट ये 2019 में इसमें क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखो। एक यहीं पर एक पॉइंट आपका क्वेश्चन आता है, एमनेस्टी क्या है? व्हाट इज एमनेस्टी? एमनेस्टी बच्चों मानवाधिकार पर कार्य करने वाला एक संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, लिखो मानवाधिकारों पर कार्य करने वाला एक क्या है? संगठन है। ठीक है, संगठन मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप सरकारी वगैरह काम में समझना, एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत आता है पेपर में। मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन में। इसको ध्यान रखना, ये पेपर में आता है आपका कि इस एमनेस्टी क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं? कभी कभी पूछते हैं ना, इनमें से कौन एक मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होगा? मंत्रिपरिषद ध्यान रखना, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें क्या होता है? सभी मंत्री हो जाते हैं। सभी मंत्री अगर होंगे तो इसमें मंत्रिपरिषद क्या रहेगा? अब सभी मंत्री का मतलब कौन कौन से होंगे? कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल। ठीक है, राज्य मंत्री ब्रैकेट में लिखो स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री के ब्रैकेट में लिखो स्वतंत्र प्रभार। ठीक, और तीसरा जो आता है अपने आप में राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार नहीं होते हैं। ठीक है, या उपमंत्री भी बोलते हैं। ये सब के सब क्या होंगे? मंत्रिपरिषद। और दूसरा क्या होता है? मंत्रिमंडल। इसमें सिर्फ कौन होंगे बच्चों? कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं जिनके बाद कैबिनेट मंत्री। इसमें सिर्फ क्या होंगे अपने आप में? मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, यानी कैबिनेट ही मंत्रिमंडल है। इसमें बड़े डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में ऑल मंत्री आ जाएंगे। कैबिनेट आ जाएंगे, राज्य मंत्री आ जाएंगे, उप मंत्री आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब कई बच्चों को ये लगता है कि क्या न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को बच्चों पद से हटाया जा सकता है। इसको भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। यानी जो न्यायाधीश होते हैं वो भी पद से हटाए जा सकते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। कौन हटा सकता है? संसद, उसको प्रत्येक सदन का बहुमत प्लस उपस्थित वो मतदान देने वाले 2, यानी लिखो ऐसे लिखो, न्यायाधीश यानी जज होता है को पद से हटाना। यदि अगर किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे? तो उसमें क्या होगा? प्रत्येक सदन का बहुमत चाहिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बहुमत होगा। प्रत्येक सदन का बहुमत, यानी अगर 100 सदस्य हैं दोनों में, एक में भी 100 दूसरे में भी 100, तो उसका बहुमत क्या हो गया? आधे से एक ज्यादा, यानी 51 सदस्य समर्थक होने चाहिए। तथा उपस्थित व मतदान करने वाले, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य। ठीक है, 2/3 सदस्य का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। तब जाके आप किसी को क्या करोगे? हटा सकते हो, किसी न्यायाधीश को उसके पद से। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो 100 सदस्य हैं किसी उसमें, ठीक है, यानी एक सदन में, लोकसभा में सपोज 100 सदस्य हैं, तो आप क्या करोगे? न्यायाधीश को हटाना है तो पहले प्रत्येक सदन का बहुमत, यानी 100 का बहुमत कितना होगा? मेजोरिटी 50-1, यानी आधे से एक ज्यादा। पहले तो 51 लोग समर्थन करें, उसके बाद उपस्थित और मतदान करने वाले, सपोज 100 में से उस दिन उपस्थित कितने हैं? 80 ही लोग हैं, और 80 के 80 को वोट देने का अधिकार है। तो इसका 2/3 यानी 80 का 2/3 निकालोगे तो जो नंबर आएगा तब जाके आप इसको क्या करोगे? मतलब इसके पद से हटा सकोगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। ये कभी कभी ग्रुप सी के एग्जाम में अगर आपको टफ पेपर बनता है तो वहाँ आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, कई बच्चे नहीं कर पाएंगे। संघात्मक शासन व एकात्मक शासन
क्या होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन सा एक संघात्मक शासन का लक्षण है या कौन सा एक एकात्मक शासन का लक्षण है। सिंपल सी बात है, ये आप खुद ही नेट पर ढूंढोगे, संघात्मक शासन के गुण, एकात्मक शासन के गुण। मैं आपको हाईलाइट, मैं सिर्फ की पॉइंट बताता हूँ। देखो, संघात्मक में शासन में क्या होगा ना बच्चों, पावर का सेपरेशन होगा, सरकारों का एक से अधिक स्तर पे सरकारें पाई जाएंगी। जबकि एकात्मक शासन में क्या होगा, सरकार एक से अधिक स्तर पे नहीं होगी। भारत में संघीय व्यवस्था है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ एक से अधिक स्तर पे सरकार पाई जाती है। केंद्र के स्तर पे केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पे राज्य सरकार, इवन पंचायतों को भी यहाँ पावर दे रखी है। तो संघात्मक शासन का जैसे एक गुण हो गया, 2 या अधिक स्तरों पर सरकार होगा, 2 या अधिक स्तर पर सरकार, ठीक है। ये क्या हो गया, संघात्मक शासन का गुण हो गया। एकात्मक शासन पे होगा, एक ही स्तर पर सरकार, एक ही स्तर पर सरकार होगी, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में, वहां ऐसे राज्य वाज्य नहीं पाए जाते हैं। इंडिया हो गया जैसे संघात्मक शासन, अमेरिका हो गया। इसके अलावा इसमें जो होगा ना, कानून है, कानून बनाना, कर कलेक्ट करना, यानी टैक्स जो है, कर का कलेक्शन, कलेक्शन को क्या बोलते हैं, संग्रहण, ठीक है। टैक्स को क्या करना है आपने, कलेक्ट करना है। या इसके अलावा प्रशासन अपना अपना होगा, प्रशासन अपना अपना, यानी अपना अपना मतलब केंद्र का अपना अपना होगा, राज्यों का अपना होगा। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां सब एक ही जगह होंगे, यानी कानून भी एक ही सरकार बनाएगी, टैक्स का कलेक्शन भी एक ही करेगी और प्रशासन भी एक ही टाइप का होगा, ठीक है। इसके अलावा इनको संघात्मक शासन में क्या होगा, संविधान द्वारा उस देश में संविधान द्वारा संरक्षण मिलेगा, यानी अलग अलग स्तर पर संरक्षण, यानी प्रोटेक्ट करेगा, संविधान शक्तियों को देगा, संविधान द्वारा संरक्षण मिलेगा, यानी अस्तित्व और प्राधिकार संविधान द्वारा संरक्षण मिलेगा इनको, राज्यों को अलग अलग स्तर पे। ऐसा यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही जगह पे होता है। तो इस टाइप की चीज देखना। अब बताओ, एकात्मक शासन व्यवस्था में, संघात्मक और एकात्मक, कभी आगे के राज्यपाल की अगर नियुक्ति हो रही है तो वो केंद्र का एजेंट के रूप में माना जाता है, तो वो एकात्मक का गुण हो जाता है, ठीक है। प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा यानी अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति भी क्या मानी जाती है, एक प्रकार से एकात्मक का गुण। यानी आपने दिखा तो दिया, कह तो दिया कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर सरकारें होंगी, लेकिन कई चीजें ऐसी होती जो इनडायरेक्टली क्या बना देती है, चीजों को एकात्मक बना देती है। क्यों? केंद्र सरकार का मानना चलना, राज्यों में अगर किसी को अपॉइंट कर दिया है केंद्र ने और केंद्र उसको अपने हिसाब से डील कर रहा है, विदेश सेवा, रेलवे, ये सब किसकी है, केंद्र की, तो ये सब किसके लक्षण हो जाते हैं, फिर एकात्मक के लक्षण हो जाते हैं। संघात्मक में आपको क्या होगा, हर चीज अपनी अपनी बनेगी, तो अलग अलग स्तरों पर सरकार। तो ये संघात्मक और एकात्मक मैंने स्टडी विथ योगेश 2.0 में शायद एक दिन पढ़ा रखा है आपको, सिर्फ मैंने वहां की पॉइंट बताए थे। वो चैप्टर आप लोग देख लेना, पॉलिटी वाले फोल्डर में होगा, ठीक है, सेकंड चैनल पे। इसके अलावा 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, विवाह, वन और शिक्षा। ये किसका सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। ये किस सूची में है, समवर्ती सूची में। और ये जो विवाह और वन और शिक्षा है, इसको 42वें संविधान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। द्वारा किस में जोड़ा गया था, समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। इसको ध्यान आप लोग रखना, यानी दोनों इस पे क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसके अलावा देखो, आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण कहाँ कहाँ है, मतलब महिलाओं को आरक्षण देखना, चुनाव मतलब किस किस सदन में, ठीक है। महिलाओं को आरक्षण सिर्फ 2 जगह है, एक तो पंचायती चुनाव में है, प्लस दूसरा नगर निकाय में है, नगर पालिका में, ठीक है। 2 ही जगह महिलाओं को आरक्षण है। ब्रैकेट में लिख लो, लोकसभा प्लस विधानसभा में नहीं है इनको आरक्षण, ठीक है। कहाँ आरक्षण है पूछेगा तो यहाँ नहीं है, ध्यान रखना। और ये पंचायत और नगर पालिका में कम से कम कितना है, 33%, कम से कम 33% इनको क्या है बच्चों, रिजर्वेशन है। और अधिकतम कितना हो सकता है, 50%। राज्य चाहे तो अधिकतम इनको 50% दे सकती है। संविधान कहता है कि 33% तो होगा ही होगा, लेकिन राज्य चाहे तो अधिकतम इनको 50% आरक्षण दे सकते हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभा में इनको आरक्षण नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको कई चीजें और पता होनी चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो जनसंख्या है, सर्वाधिक कौन रहते हैं भारत में, हिंदू, ठीक है। जनगणना 2011 के अलावा मुस्लिम सेकंड में, ये क्रम है इनका जनसंख्या का, ठीक है। तीसरा जो है अपना में ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध,
फिर जैन। ठीक है, स्टार्टिंग के दो हिंदू और मुस्लिम को अगर आप छोड़ दोगे, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें किसकी जनसंख्या है, 2011 के अनुसार है। ठीक है, 2011 के अनुसार है। तो ये आपका ही क्रम पता होना चाहिए, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा ईसाई होंगे, फिर सिख होंगे, फिर बौद्ध होंगे, फिर जैन होंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एक फेटकोर नाम का आंदोलन चला था। एक फेटकोर, ये बोलीविया में चला था। दक्षिण अमेरिका एक देश है बोलीविया, वहाँ पर फेटकोर नामक एक संगठन है जिसने एक आंदोलन चलाया था। वो पानी के संरक्षण के लिए, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो अगला लिखो फेटकोर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई भरोसा नहीं कि वो कहाँ से पूछेगा, फिर कहोगे कहाँ से आ गया क्वेश्चन। FEDECOR, फेटकोर लिखो। इसमें लिखना पानी के निजीकरण के विरुद्ध, यानी पानी के प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध है। ठीक है, यानी पानी के निजीकरण के विरुद्ध है कौन सा, फेटकोर। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। भारत में भी इस प्रकार के कुछ आंदोलन चल रहे थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन लिखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक ये, प्लस एक दूसरा आंदोलन चला था, यहां नहीं चला था, उसका नाम था ग्रीन बेल्ट आंदोलन। ग्रीन बेल्ट आंदोलन, दोनों ही मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए, कहाँ चला था, क्या नहीं चला था, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा किस चीज़ से हैं, ये आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट, यानी पर्यावरण के संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण लिख देना। और जो ये चली थी नर्मदा बचाओ में, मेन रोल जो निभाया था मेधा पाटेकर ने निभाया था, मेधा पाटेकर। और ग्रीन बेल्ट आंदोलन का मुख्य जो नेता था उनका नाम था बंगारी मथाई, बंगारी मथाई। और इनको क्या मिला था 2004 में शांति का नोबेल। ठीक है, बंगारी मथाई, इनको 2004 में शांति का नोबेल मिला था। लिखो, शांति हेतु नोबेल पुरस्कार, बंगारी मथाई जी को शांति का क्या मिला था, नोबेल मिला था। ये भी ध्यान में आप लोग रखोगे। ठीक है, अब इसके अलावा आता है एक, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या लिखो, लेटेस्ट अपडेट करना है, ध्यान से सुनना। राष्ट्रीय दल, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, लेटेस्ट अपडेट करना 7 हैं। ठीक है, आप अपडेट करोगे आप। ठीक है, 6, 7, 8 कितने हैं ये खुद करोगे। मैंने जो नेट पे चेक किया, मुझे 7 दिन, मुझे टाइम भी नहीं होता कि मैं एक करके देखूं। 7 दल संभवतः अभी होंगे, कहीं 8 भी दिया हो सकता है। इसको चेक करना है, ये अपडेट करोगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, इसको अपडेट करना है। जहां से इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाना, बता दे रहा हूँ, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाना, उसकी साइट पे जाना, नेशनल पार्टी और रूरल पार्टी, मतलब ये रीजनल पार्टी कौन कौन सी है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे सीख लेते हैं हम, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह उस क्वेश्चन का आएगा, और ये क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी चाहिए। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस आधार पर मिलता है, इनमें से आप 4 पॉइंट ऑप्शन देगा हो। देखो, कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन है अंत के आज। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस बेस पे आप लोग दोगे, ये आप देखो 4 कंडीशन 3 कंडीशन बता रहा हूं, 3 में से कोई भी एक कंडीशन। ठीक है, लिखो 3 में से कोई भी एक, ठीक है, कंडीशन अगर फॉलो करता है तो पहली कंडीशन हम देखो, अगर किसी पार्टी ने बच्चों 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कम से कम 2% जीत ली, यानी अब बताओ, अगर किसी पार्टी ने, ठीक है, लोकसभा की 2% सीट 3 अलग अलग राज्य से, ठीक है, 3 अलग अलग राज्य से अगर जीत ली, ठीक, तो इसको क्या बना दोगे आप, राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर देंगे इलेक्शन। कैसे, इसको हाईलाइट क्या करना, देखो इतना पोर्शन हाईलाइट करना, लोकसभा की 2% सीट 3 अलग अलग राज्य से, इतना याद रखोगे, 3 अलग अलग राज्य से, यानी किसी पार्टी ने 3 अलग अलग स्टेट, यानी सपोज कोई पार्टी है उसने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में 2% सीट जीती, यानी कितनी सीटों पे चुनाव होता है, 543 सीटों पे, उसका 2% निकाल लोगे, ठीक है, लमसम, ठीक, अब आधा तो नहीं काटोगे सीट को, तो उसका लमसम निकालोगे, तो जितना भी आएगा उसको 3 अलग अलग राज्यों से मिलनी होनी चाहिए, यानी कि एक ही राज्य में जीत गई। अब ऐसा तो हो सकता है ना कि यार जैसे एक कोई पार्टी है उसने उसी राज्य में जीत लिया, वहीं उसका बढ़त, ऐसा नहीं, 3 अलग राज्य, एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, या अगर ये फॉलो नहीं कर पा रही या ये नहीं चल रहा, तो या लिख दो। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि 4 लोकसभा की सीटों के साथ साथ लोकसभा या विधानसभा में 6% उसको मत मिलना चाहिए, ठीक है, 4 लोकसभा
सीट के साथ साथ लोकसभा प्लस विधानसभा में 6% उसको वोट मिले होने चाहिए। यानी जितने वैलिड वोट पड़े उसका 6% उसको मिलना चाहिए। यानी अगर 100 वोट पड़े हैं कहीं तो उसका 6% वोट, 6 वोट उसको मिलने चाहिए लोकसभा और विधानसभा, जब वहां लोकसभा चुनाव हुए, जब वहां विधानसभा चुनाव हुए, और उसको 4 सीटें लोकसभा की मिलनी चाहिए। यानी सपोज 2024 में इलेक्शन है, अगर किसी पार्टी ने, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल लेते हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं, अब यहाँ तो 5 सीटें हैं, 4 किसको मिल गई यहाँ से, यूकेडी को मिल गई। कितनी सीटें मिल गई यहाँ, सपोज 4 सीटें उत्तराखंड क्रांति दल को मिल गई। के साथ साथ लोकसभा में, यानी उस इलेक्शन में 2024 में टोटल जो वैलिड वोट पड़े हैं उसका 6% के साथ, प्लस विधानसभा जब चुनाव होंगे, चाहे नेक्स्ट विधानसभा हो या उससे पहले जो विधानसभा हो, उसमें भी इसको 6% वोट मिलने होने चाहिए, तब जाके वो क्या हो सकती है, नेशनल पार्टी का दर्जा गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। इन दोनों में से एक, या तो आप ये बन जाओ या आप ये कर लो। तीसरा हो सकता है, तीसरा पॉइंट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन तीनों में से 4 या अधिक राज्य में उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलना होना चाहिए। 4 या अधिक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी हो वो। ठीक है, यानी रीजनल पार्टी जो है, अगर वो 4 से अधिक राज्य में है तो 4 या अधिक राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा होगा तो उसको नेशनल पार्टी। अब देखो पेपर में इतना ही दिखता है आपको, 4 सीटें, मतलब 4 सीट और 6% वोट, इतना ही लिखा होता है एग्जाम में, क्योंकि इतना डिटेल नहीं देता ना वो क्या लिखेगा, 4 लोकसभा सीट तब वैलिड मतों का 6%, ऐसा ही लिखेगा। इस पॉइंट को ही ध्यान रखना। आप क्या याद रखना, 4 सीट प्लस 6% वोट उसको मिले होने चाहिए। बाकी अगर पूरी लैंग्वेज देगा तो समझ जाओगे। ठीक है, या ये कंडीशन, या ये कंडीशन, या कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा गेन कर सकती है। पेपर में पूछता है आपसे इनमें से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, और राज्य पार्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि राज्य पार्टी नहीं पूछेगा, क्षेत्रीय पार्टी के दर्जे के लिए नहीं पूछता क्वेश्चन आपका। अब 90 डेज के क्रैश कोर्स में मैं समझता भी नहीं हूँ कि हमें क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा किस आधार पर मिलेगा, इस चीज़ को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका उत्तराखंड। 3-4 ही क्वेश्चन आज उत्तराखंड के हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दुआ करो। अब हो सकता है कि मार्केट में अभी ये क्वेश्चन आए ना हो, टेलीग्राम ग्रुपों में ये क्वेश्चन ना आए हों, यूट्यूब चैनल्स पे ये क्वेश्चन ना आए हों। हो सकता है कि आज की क्लास कोई पढ़ ले आप में से ही, उसके बाद वो अपना जो है चैनल उसका भी होगा वहाँ अपलोड कर दे या अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे। जहाँ भी डाले फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे छात्र यहीं जुड़े हों। जिससे भी पढ़ रहे हैं वो छात्रों तक पहुंचना चाहिए और छात्रों को पता चल जाना चाहिए, क्लिक कर देना चाहिए। यानी क्वेश्चन छुपा के नहीं हो सकता है। हम पढ़ते गए बहुत, सर बस इस बार तो हम तैयार हैं। मैंने कहा कैसे, बोला सर बस आपने पढ़ा रखा है स्टडी विथ योगेश, आपका नाम है, चैनल का नाम, हम उसके सदस्य हैं और हमारा तो इस बार सिलेक्शन होना ही है। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा यार बड़ा कॉन्फिडेंट है बच्चा, पढ़ा होगा फिर इसने मेरी क्लास से। तो मैंने कहा अच्छा बता, फिर एक काम करते हैं, उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम बता दे तू। बोला क्या बोलते हो सर ये। मैंने कहा उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय। तो थोड़ा सा शॉक हो गया हो कि यार इस टाइप का क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बता दिया सर ने, और मेरे को तो याद ही नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं तो 1 नंबर से रुक जाऊंगा। तब क्या होगा, सर बता दो, सर बता दो, सर बता दो। बताएगा सर, थोड़ा धैर्य रख। पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, आर्थिक सर्वे गवर्नमेंट का कल ही पेश हुआ है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग उत्तराखंड का है उसने वहाँ पे पटल पे रखा है, उसने जो रखा है उसमें पर कैपिटा इनकम के डेटा आए हैं। तो याद रखना, एक तो लिखो आप आर्थिक सर्वेक्षण कौन रखे, किसने रखा होगा, आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। यह है बच्चों अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग। इसने क्या किया होगा, अपने आप में आर्थिक सर्वेक्षण रखा। इस आर्थिक सर्वेक्षण में 3-4 पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखो राज्य की पर कैपिटा इनकम, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये है बच्चों लगभग 1,96,000 रुपये। ठीक है, पहले 1,96,000 कब के लिए, वर्ष 2021-22 के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का होता है ना, वो देखा जाता है, उसमें आने वाले के लिए नहीं देखा जाता। वर्ष 2021-22 का 1,96,000 जो कि राष्ट्रीय आय
मतलब प्रति व्यक्ति 1,50,000 के समथिंग होगी, उससे कई आगे दिख रही है। ठीक है, 1,96,000 के आसपास यहाँ पर प्रति व्यक्ति आए हैं 2021-22 के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन, 2021-22 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है उसका अनुमान क्या लगाए? लिखो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2021-22 हेतु ग्रोथ रेट लिखो। ग्रोथ रेट का जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 6, मतलब जो रही है 6.3% रही है, यानी जो इससे पहले थी उसमें 6.3% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन लिखो, उद्योग सेक्टर का योगदान और सेवा। एक क्वेश्चन ये लिखना, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान। ये तो मुझे भी आज ही पता चला यार बच्चों, सच बता रहा हूं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान, मैं सच बता रहा हूं, मुझे भी आज ही पता चला सर्वाधिक योगदान जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, अब ये चीजें सीखने वाली भी। देखो मुझे ये लगता था कि यहाँ पर भी सेवा सेक्टर होगा, सर्विस सेक्टर होगा, लेकिन यहाँ उद्योग सेक्टर है। फिर मैंने कहा यार उद्योग कैसे होगा, सेवा क्यों नहीं? फिर मैं सोच रहा था हाँ सर्विस सेक्टर तो उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, चाहे वो हरिद्वार में हो या, क्योंकि छोटा सा राज्य आपका सिटकुल का जो इलाका है, चाहे पंतनगर रुद्रपुर वाला इलाका हो, या आपका सितारगंज का है, हरिद्वार का है, देहरादून में है जैसे सैलाकुई वगैरह के आसपास कत्था जो भी फैक्ट्री वगैरह हैं, तो मुझे लगा हाँ उद्योग, इसके अलावा छोटे मोटे उद्यम हैं, तो लगभग सबसे ज़्यादा योगदान दिखा रहा है वो उद्योग क्षेत्र का दिखा रहा है। ठीक है, किसका दिखा रहा? उद्योग क्षेत्र का, यानी सेकेंडरी जो होता है, सर्विस नहीं दिखाई। ये थोड़ा सा स्टार करने वाली बात है बच्चों, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे से एक चीज पता होनी चाहिए आपको, सेवा सेक्टर का जो योगदान है यहाँ पर वो है 42.92% है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो है सर्विस सेक्टर देखना है, मैं इसको देखना हूँ, यूपी अर्थव्यवस्था देख रहा है ऐसे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राथमिक यानी जिसको आप लोग कृषि सेक्टर कहते हैं, एग्रीकल्चर, द्वितीयक यानी सेकेंडरी जिसको आप उद्योग क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र कहते हो, उद्योग या विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा होता है सर्विस सेक्टर यानी सेवा सेक्टर। जो उद्योग क्षेत्र है वो लगभग वो कितना है बच्चों? 44.97%, 44.97%, जबकि जो सेवा सेक्टर है वो है 42.92%। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देना, वो कृषि सेक्टर का लिख देना। ठीक है, वो मैंने निकाला नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना। देखो ये उद्योग क्षेत्र, सेवा से ऊपर कौन सा है? उद्योग सेक्टर अपने आप में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, ये थे आपके बजट से संबंधित कुछ 2-4 और इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आज की क्रैश कोर्स का टॉपिक। ठीक, होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी, मेहनत कर रहे होगे, अच्छे भविष्य की उम्मीद लिए बैठे होगे, पढ़ रहे होगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।